नमस्कार मित्रों। बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम अक्सर ऐसी किताबों की चर्चा करते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जिनके विषय, जिनके लेखक, जिस पर डिस्क्रिप्शन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, गंभीर होता है, ईमानदार होता है, उसकी चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं, अक्सर मैं तो राजनीतिक किताबों की चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि हिंदुस्तान जो है राजनीति से बहुत चलता है। लेकिन आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा जो मेरा प्रिय भी रहा है, मेरा पसंदीदा भी रहा है, वो है वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट। और हमारा देश और जितने सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, पढ़े लोग हैं, पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोग, वो सब का प्रिय सब्जेक्ट है एनवायरमेंट। माफ कीजिए, सब्जेक्ट है उनका एनवायरमेंट। लेकिन क्या वो सब लोग उस एनवायरमेंट की चिंता करते हैं? क्या वो सब लोग उस एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं? और जिनको हम अनपढ़, गांव के लोग, ग्रामीण लोग, जाहिल लोग, या ये समझते हैं कि उनको एनवायरमेंट की क्या समझ है, वो लोग एनवायरमेंट की, वाइल्ड लाइफ के दुश्मन हैं। या सच ये है कि वो जो बचा हुआ है वाइल्ड लाइफ, जो एनवायरमेंट बचा हुआ है, जो प्रकृति बची हुई है, जो पेड़ बचे हुए हैं, जो जंगल बचे हुए हैं, जो जमीन बची हुई है, वो उन लोगों की वजह से है जिनको हम रोजाना अपने प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में ज्ञान देते हैं। काश हम लोग भी एक बार चले जाएं वहां जहां वो सब लोग उस जड़, जंगल, जमीन को बचाने में लगे। तो ऐसी एक किताब आई, बिश्नोईज एंड द ब्लैक पाथ। तो मुझे लगा ये तो मेरे मन की बात है। बेहद सुंदर किताब है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग जो टाइटल में एक सबहेडिंग है कि कैन धर्मा सेव द एनवायरमेंट। ये तो एक और कंट्रोवर्सी है। धर्म भी आजकल हमारे यहाँ पर विवाद का विषय है। और धर्म क्या एनवायरमेंट को बचा सकता है? अनुलाल जिन्होंने इस किताब को लिखा, मैं समझता हूँ उनको बधाई देनी चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि एक ऐसे सब्जेक्ट पर उन्होंने काम किया और दिल्ली और जो हमारे बड़े महानगर है उनसे दूर राजस्थान के कोने तक पहुंचकर उस चीज को जाना, हकीकत को समझा और दुनिया को सामने रखा है कि जो लोग एनवायरमेंट की बातें नहीं करते, वो लोग एनवायरमेंट के लिए जान दे सकते हैं। केजर्ली की चर्चा की, बहुत सारी बातें मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है। तो बधाई देना चाहता हूँ अनु जी को कि एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। अनु जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत 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 जबरदस्त किया, किताब मैंने पूरी पढ़ी, हिम्मत वाला भी काम किया। एक तो एनवायरमेंट पर आपने ऐसे सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग एनवायरमेंट का झंडा लेकर चल रहे हैं दिल्ली से यूएन तक, उन पर ही आपने सवाल खड़े कर दिए। फिर आप हिंदुस्तान जहां प्रोग्रेसिव हो गया सो कॉल्ड आजकल, कि धर्म जो है वो किसी चीज को सेव कर सकता है। धर्म और एनवायरमेंट का, धर्म और वाइल्ड लाइफ का, धर्म और नेचर का क्या कनेक्शन है? इन सब सवालों को भी आपने किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी कहानी आप सुनाएं। जी। किताब बहुत अच्छी है। मैं सब लोगों को कहूंगा एक बार फिर से कि इस किताब को पढ़ें, देखें और समझें कि क्या है। और इस पिक्चर को भी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है जिसके लिए अनु जी ने भी बहुत मेहनत की। इस कहानी को भी सुनाएंगे। तो बात करते हैं, क्यों जरूरत पड़ गई अनु जी आपको ये किताब लिखने की, क्यों आइडिया आई? जी। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट इज़ एन ऑनर टू टॉक टू यू। आप खुद राजस्थान से आते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में इतना कुछ जानते हैं और राजस्थान जैसे क्षेत्र में आप जानते हैं कि काम करना आसान नहीं है और मैं तो सिर्फ एज़ अ ऑब्जर्वर जाके वहाँ पे काम कर रही हूँ। जो लोग वहाँ रियली ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए उनको हम एनवायरनमेंट का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब वी आर प्रीचिंग टू दैट कोयर इन दैट सेंस। सो हमें उनसे सीखने की माफी चाहता हूँ, सॉरी। हमें हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। हम कौन होते हैं अपने बड़े-बड़े ईएसजी फ्रेमवर्क्स और एसडीजी फ्रेमवर्क्स लेके उनके पास जाने के लिए। सो कहीं न कहीं हाँ, ये जो नैरेटिव है, ये जहाँ से सेट होकर आया है, उसने धरातल बिल्कुल ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ को फैक्टर इन नहीं किया है। तो जैसे आपने पूछा ये किताब का आइडिया आया कैसे? मैं तो लॉयर हूँ जी, बड़ी रूखी-सूखी सी लाइफ़ से आती हूँ। उससे पहले फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में थी, वो भी बड़ी रूखी-सूखी सी लाइफ़ है। और राजस्थान जैसा सब्जेक्ट, वो भी कोई बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि इतना वो भी ट्राई है। रंगीला राजस्थान बन जाएगा।
बट वो ऐसे ही बना। इनफैक्ट एक मेरे मित्र हैं, उनसे चाय पे चर्चा हो रही थी एंड उन्होंने बिश्नोईज़ के बारे में बात करी, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको बताती हूँ, अब ये ना नहीं मैं आपको बताती हूँ ना, विद टिपिकल विद दैट माइंडसेट, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ, राजस्थान से नहीं आती। हमारे हरियाणा में भी बहुत बिश्नोई पॉपुलेशन है। इनफैक्ट हमारे जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग सीएम रहे हैं, वो बिश्नोई समाज से रहे हैं, हालाँकि वो कोई बिश्नोई समझ टाइटल यूज़ नहीं करते थे, वो कास्ट डायनामिक्स कुछ और रही होगी उस ज़माने में। सो हरियाणा में भी बिश्नोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड मुझे याद है जब मैं छोटी थी, माय फादर वाज़ अ यंग पुलिस ऑफिसर, वो बताते थे कि थाने में लोग बिश्नोई समाज में जब कोई हंटिंग होती थी, बिश्नोई विलेजेस में जब कोई हंटिंग होती थी, वो शिकारी को धर पकड़ के ले आते थे कि भई अभी आप इंसाफ कर दो इसके साथ, और बिश्नोई विलेजेस में इट वाज़ अ नोन थिंग कि आप शिकार नहीं कर सकते थे, बाकी जगह तो फिर भी चलो अलाउड था, अलाउड तो नहीं था बट हाँ, जो भी मतलब थोड़ी रियायत हो जाती थी, बट यहाँ तो बिल्कुल भी समाज ही अलाउ नहीं करता था। तो इन अ वे समझ समाज पुलिस के साथ मिल के काम करता था। सो ये मैं कहानी किसी को सुना रही थी एंड उन्होंने कहा भई आप इसके ऊपर लिखो कुछ। मैंने कहा लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, चलो मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने एक 2 मिनट का वीडियो बनाया उसके ऊपर, बहुत वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ। तो फिर धीरे-धीरे करते-करते मैं जोधपुर पहुँची। मैंने कहा ठीक है, सलमान खान केस के बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिकॉज़ सब लोग उसी के बारे में ज़्यादा परिचित थे उससे। एंड एक के बाद एक के बाद एक कैसे 2 साल निकल गए मुझे खुद ही पता नहीं चला। ये मेरा मिनी प्रोजेक्ट बन गया, मेरी सेकंड लाइफ बन गई एंड उसका ये आउटकम निकला ये किताब। आपने सलमान खान साहब का जिक्र किया। सलमान खान हमारे हिंदुस्तान के बड़े सुपरस्टार। और जब ये केस हुआ तो दिल्ली में बहुत सारे मित्र लोग हमारे कहते थे, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं, हम सब लोग शामिल हैं, मैं तो शामिल हूँ, कि हम समझते हैं कि कोई सेलिब्रिटी को किसी भी मामले में फंसा दें तो हम लाइमलाइट में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो जो इलाका है, यदि आप उन सड़कों पर आप तो गई हैं, कि देखते हैं कि ब्लैक बक्स या डियर्स कैसे घूमते हैं, वहां पे बहुत जगह लिखा हुआ भी होता है कि आप संभल कर चलिए ये सब। जी, और वो समाज कैसे ब्लैक बक्स को या पूरी वाइल्ड लाइफ को या जो भी आसपास के जड़ जमीन है उसको कैसे मोहब्बत करता है, उनके लिए सलमान खान महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन मैं थैंक यू कर देता हूँ सलमान खान का, कि सलमान खान के बहाने ही बिश्नोई समाज और जो वो वाइल्ड लाइफ की जो एक जिंदगी है वो समझ में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई सलमान ऐसा क्या हो गया, आपने भी ये सवाल पूछा, क्या जवाब आप। वही शुरुआत सबकी वहीं से होती है ना कि इस देश में जहाँ इस मुल्क में जहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ आप एक हिरण के पीछे क्यों इतनी देर से 28 और साल वो से एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है। हाँ जी। हिरण जो है, जो ब्लैक बक्स हैं, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज वाले एनिमल नहीं है कि लोग कहें कि भाई इस पे इतना क्या हंगामा करते हाँ जी, शेड्यूल्ड है बट हैं। वाइल्ड लाइफ के ऊपर इतना इतना हंगामा क्यों, जब ह्यूमन लाइफ के ऊपर हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो एक तो केस में पता चला कि एक ब्लैक बक नहीं 5 एनिमल्स थे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बंदा सवाल करता है कि 5 भी इतनी क्या बड़ी बात हो गई। बट एक क्लियरली एक फिलॉसफी जाके समझ में आती है कि इस कम्युनिटी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, जो शायद एनवायरमेंटल स्टडीज में से और हमारे एक कॉमन नैरेटिव में से एक्सक्लूड हो गई है, एक्सक्लूड कर दी गई है या एक्सक्लूड हो गई है, या हम इंडिया की भूमि से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम सब कुछ वेस्ट से ही सीखना चाहते हैं। मे बी दैट इज द रीजन ऑल्सो। तो वहाँ जाके मुझे जहाँ तक जितना फ़िलॉसफ़ी काफ़ी पढ़ी, सुनी, देखी, बहुत संत महंतों के से बात जिसके साथ भी वार्तालाप हुई, कॉमन लोगों के साथ भी बात हुई, लॉयर्स ऑफ़ कोर्स वो तो मेरी बिरादरी हो गई, तो वहाँ से भी बहुत बातें हुई। तो समझ में मुझे यही आया कि जहाँ हम कृष्ण मृग की बात करते हैं, कृष्ण मृग एक बहुत ही सॉफ्ट डरा सहमा हुआ माना जाता है, वीक इन दैट सेंस, द मोस्ट, जिसको बहुत हल्के तरीके से मारा भी जा सकता है। लाइक अब पोचर्स ने बहुत तरीके भी ढूँढ लिए हैं कि गोली भी ना मारो, ऐसे ही करके उनको मार लो। तो जिस लैंड में कृष्ण मृग प्रोटेक्टेड है, वो लैंड कृष्ण जिंका प्रोटेक्टेड है, वो लैंड हमारे वेदों में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, वो लैंड बहुत ही अच्छा माना जाता है। जहाँ उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो अगर मैं वो एनालॉजी आगे लेके जाऊँ, जहाँ पे वही एनालॉजी यहाँ वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, जो वीकर तबका अगर प्रोटेक्शन फ़ील करता है, तो वो एक अच्छा लैंड, एक सभ्य समाज माना जाता है। सो इन दैट सेंस फाइटिंग फॉर द ब्लैक बक एक सभ्य समाज की प्रतीकात्मक चीज़ है। बिल्कुल सो सभ्य समाज की चीज है। ब्लैक बक्स पर आए और बिश्नोई समाज पर आए, आपने जो पिक्चर इसमें यूज की है,
फीड कर रही है महिला, इसकी भी एक कहानी आपने अपने आप में लिखी है। हालांकि जी, ये घटना सामान्य है यदि उस समाज में जाए, तो आप जी, समझिए कि कैसी मोहब्बत या कैसा कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जी। आपका गूगल, आपका एआई आपको कैसे इसका जवाब देता है, वो भी थोड़ा सा समझाएं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो भी बिश्नोई समाज के साथ जो भी अगर कोई काम करते हैं या जिन्होंने उन्हें देखा है, तो ये कोई आम साइट है। जहाँ पे ये होता कैसे है कि जब हिरणों का शिकार होता है, तो जो छोटे बच्चे बेबी ब्लैक बक्स, बेबी डियर्स, चिंकाराज़ जो बेबी हिरण कह सकते हैं उनको, हिरन इज़ द वर्ड जो सबको कवर कर लेता है। सब बेबी हिरन जो हैं वो ऑर्फन हो जाते हैं। तो उनको महिलाएँ अपना दूध पिलाती हैं, जो नर्सिंग मदर्स हैं वो अपना दूध पिलाती हैं और बाकी भी बोतल से भी दूध पिलाया जाता है, उनको नर्स करके वापस बड़ा किया जाता है। तो ये वहाँ पे एक प्रचलित प्रैक्टिस है, मगर इसके बारे में कोई भी रिसर्च पेपर नहीं बात करता, कोई भी इसके बारे में कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, मगर अगर आप देखें तो ये काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड एक इन द सेंस कि कल्चर में वेल डॉक्यूमेंटेड है, बट रिसर्च में वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इंसिडेंट नहीं है, इट्स नॉट एन इंसिडेंट। करेक्ट, करेक्ट। इट्स नॉट एन इंसिडेंट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इंसिडेंट होता तो शायद डॉक्यूमेंट हो जाता। बट ये कल्चर प्रथा चली आ रही है तो हो रहा है। तो मैंने भी जब ये पहली बार देखा था तो मतलब ना मतलब ठहर जाता है कि एनिमल और ह्यूमन की लाइन ही मिटा दी ये कैसे हुआ? तो जी, फिर जब पुस्तक खत्म हुई और इसके बाद पर देखिए वहाँ इतना प्रचलित है कि मैंने भी उसके साथ सेल्फी लेने की ख़्याल नहीं आया मेरे को कि मैंने बहुत तस्वीरें खींची, बहुत फुटेज है मेरे पास, बट मैंने एक सेल्फी नहीं खींची क्योंकि नर्सिंग मदर की सेल्फी कौन लेता है? तो इतना नेचुरल लगता है आपको ये। तो जब कवर की बात आई, जब मेरे पब्लिशर ने कवर पे डिज़ाइन्स भेजे, मैंने कहा नहीं मुझे यही इमेज चाहिए। और जब हम ये इमेज मैंने लाइव इमेजेस मँगाए जो मेरे दोस्त बन गए अब समाज में बहुत सारे, तो वो इतनी स्टार्क हैं क्योंकि बिल्कुल मतलब वो फ़ीड कर रही हैं, वो कुछ सोच नहीं रही हैं इसके बारे में। तो कहा गया कि जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस वो इसको बैन कर देंगे बिकॉज़ ये पोर्नोग्राफ़ी में आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमने सोचा एआई से जनरेट करते हैं। जब एआई से जनरेट किया तो एआई कहता है कि जी ये तो इज़ नॉट अलाउड, ये जी गोज़ अगेंस्ट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, ये अश्लील है। एट व्हाट स्टेज हमने वो भाव जो एक ह्यूमन एनिमल को जोड़ता है, एक मदर हर एक इंसान सबसे पहले यही एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ़ में, वो कब अश्लील हो गया पता नहीं चला। सो वो करते-करते एक अलग कवर की एक अलग स्टोरी बन गई एंड ये फिर हमने एक लाइव इमेज ली। हाँ जी, ये हमने एक एक्चुअल इमेज ली, फिर हमने उसको एआई से थोड़ा मॉर्फ किया ताकि वो थोड़ा ढका-छुपा लगे, मगर बात पूरी तरह से कह पाएँ। सो ये एक मिक्सचर ऑफ अ लाइव इमेज और एंड एन एआई जनरेटेड इमेज हमने डाली। जी। आपने वेस्टर्न वर्ल्ड का और वेस्टर्न व्यू की बात की, लेकिन मैं उस पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट घटना है राजस्थान की, जिसका ज़िक्र आपने किताब में किया, खेजड़वी का। जी। क्या लोग उस घटना को आपने कैसे देखा, कैसे स्टडी किया, और क्या दुनिया के लोग मान सकते हैं जो खेजड़वी में हुआ 500 साल पहले? यही तो बात है ना बलिदान मतलब किया गया पेड़ों को काटने के लिए, और उस डेजर्ट में खेजड़ी को लेकर। जी, मतलब एज़ अ वुमन हूज़ वर्क्ड इन कॉर्पोरेट फॉर सो लॉन्ग 25 साल हो गए काम करते-करते, हमें इतने वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम से भेजा जाता है, इतने फेमिनिस्ट सो कॉल्ड इको फेमिनिस्ट को बताया जाता है कि जी लीडर्स हैं। हमें कभी खेजड़ली मैसेकर के बारे में क्यों नहीं बताया गया? ये मुझे बहुत आक्रोश है जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। अब मेरे ख्याल से किसी एनसीईआरटी बुक्स में इनका रेफरेंस थोड़ा-सा आता है, बट हमारे ज़माने में तो नहीं आता था, मुझे नहीं पता था खेजड़ली मैसेकर के बारे में टिल अ वेरी, वेरी लेट स्टेज इन माय लाइफ और जब इसके बारे में सुना तो सच में दिल दहल गया। तो 1730 में जोधपुर के जो महाराज हैं, उन्होंने अपना पैलेस एक्सपैंड करना था एंड उनको थोड़ी फायरवुड की आवश्यकता पड़ी तो बंदे भेजे गए, आर्मी भेजी गई कि जाओ जी पेड़ काट के लाओ। तो खेजड़ली जो विलेज है वो जोधपुर के पास पड़ता है, आज भी वो विलेज एक्सिस्ट करता है और वहाँ पे पेड़ काटने के लिए भेजा गया एंड वहाँ एक महिला अमृता देवी बिश्नोई खड़ी हो गईं कि नहीं मैं पेड़ नहीं कटने दूँगी। क्यों नहीं कटने दूँगी? हमारे गुरुजी ने कहा रुख लीला ना घवे मतलब डोंट कट ग्रीन ट्रीज़ हरे वृक्षों, हरे टहनियों को आप ना काटें। अ
थोड़ी वार्तालाप हुई, जो सैनिक आए थे उनसे काटने के लिए, उन्होंने कहा आप दाम ले लो इसका। कहते नहीं, जो धर्म दाम के नाम पे बिक जाए वो धर्म ही कैसा, ये मेरा धर्म है, पेड़ों को प्रोटेक्ट करना मेरा धर्म है। काफी देर तक ये बात चलती रही और उन्होंने कहा कि अगर आप अपना स्टैंड नहीं चेंज करेंगे, अगर आप नहीं हटेंगे यहाँ से तो हम आपका सर काट देंगे। उन्होंने कहा सर सांठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, अगर आप मेरा सर काट के भी मैं अगर पेड़ बचा सकूं तो भी ये सौदा सस्ता है। और लो एंड बिहोल्ड उनका सर कट गया। उनकी 3 छोटी बेटियाँ भागती-भागती आई वहाँ पे एंड उनका भी सर कलम कर दिया गया। और धीरे-धीरे जैसे न्यूज़ गाँव में फैली, व्हाट्सएप ग्रुप्स तो नहीं थे, जैसे-जैसे ये न्यूज़ गाँव में फैली, आते-जाते लोगों ने देखा 363 पीपल, 363 लोग इसमें शहीद दोबारा हुए। जब बताइए, तक वो अपने मित्रों को दोबारा बताइए नंबर। 363 363 363 पीपल शहीद हुए, वो पेड़ों को बचाते हुए। पेड़ भी कटे, सर भी कलम हुए। और इसका बाद में लेखा-जोखा किया जो समाज के लोग, जो हिस्टोरियंस थे, जो लिखते थे, उन्होंने पूरे नाम दिए। मैंने अपनी किताब में सबके नाम, उनकी जहाँ से वो विलेज से आते थे, आस-पास की विलेजेस से, उनके नाम लिखे हैं। जब तक ये न्यूज़ राजा तक पहुँची, तब तक इतने लोग शहीद हो चुके थे। फिर राजा आए, उन्होंने ताम्रपत्र दिया कि हाँ जी, हम बिश्नोई विलेजेस में पेड़ नहीं कटेंगे और आगे से नहीं कटने देंगे। और ये लेजेंड बन गया। तो अब अमृता देवी बिश्नोई, माँ अमृता देवी बिश्नोई के रूप में पूजी जाती हैं समाज में। अब ये इको फेमिनिज्म कहेंगे, इसको आप विमेन लीडरशिप कहेंगे, अल्टीमेट विमेन लीडरशिप कहेंगे, क्या कहेंगे? एंड सरप्राइजिंग बात ये है त्रिवेदी जी कि जब आप वंगारी मथाई पढ़ें, जो इको फेमिनिज्म की मतलब क्वीन मानी जाती हैं, अपनी पुस्तक में वो खेजड़ली मैसेकर का एक रेफरेंस देती हैं और उसका रेफरेंस जब आप पीछे किताब में देखें तो वो विकिपीडिया से आता है। और इतना भी किसी ने कोशिश नहीं करी इसकी रिसर्च करने की, ये हम पे भी लानत है। नहीं तो आपने इसको किया, इसका जिक्र किया, बहुत उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन इतना आजकल तो दुनिया में एनवायरनमेंट भी एक पैशन है, एनवायरनमेंट जी, भी एक धर्म हो गया हमारा, जी, मॉडर्न जी। धर्म है। और जब ब्राजील में या और जगहों पर हम ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं, तो क्या कभी किसी ने फेजरली की चर्चा की है? और क्या नहीं आपको भेजा। याद आता है कि 363 लोगों ने एक साथ एक गांव में बिना व्हाट्सएप ग्रुप के, बिना जी, व्हाट्सएप ग्रुप के सर कलम करने दिया हो अपना पेड़ों को बचाने की? कोई ऐसी जी। घटना आपको पता? कोई भी ऐसी घटना नहीं। और आज अगर हम देखें तो अब जो कॉप 30 हुआ है, होना है, उसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो ब्राज़ील के हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, जी, उसमें 10 किलोमीटर लंबा, नॉट इवन 10 किलोमीटर, 10 माइल लंबा एक हाईवे बना है 6 लेन का, जिसमें सारे पेड़ उन्होंने काट दिए। ये बीबीसी की न्यूज़ है। कहते हैं कि जहाँ पहले इंसेक्ट्स चर्प करते थे, बर्ड सॉन्ग्स आते थे, अब वहाँ पे सिर्फ एक्सकवेटर्स और डीजल इंजन चल रहे हैं, वो सड़कें बनाने के लिए। तो हम एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि हम फिर से कैपिटलिज्म की तरफ से उसको अपने सैटिस्फैक्शन को के लिए, अपनी ईगो के लिए कर रहे हैं। आई डोंट नो। मॉडर्न सोसाइटी और हमारे डेवलपमेंट पे एक चर्चा करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ऐसा कंट्राडिक्टरी लगता है। लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया खुद में, कैन धर्मा सेव द एनवायरनमेंट, इसका क्या जवाब है आपके? ये सवाल शुरू तो मेरे दिमाग में सलमान खान केस से हुआ था कि ये लोग खड़े क्यों हैं, इतने स्ट्रांगली क्यों खड़े हैं? तो उसका आंसर बार-बार यही निकल कर आता है कि जीव दया पालनी, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। हर एक ने जितनी विटनेसेस हैं, जितने लोग हैं, जिनसे भी मैंने बात करी, वो यही कह रहे हैं कि हम जीवों की रक्षा के लिए खड़े हैं। और ये समाज बलिदान भी बहुत दे चुका है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दिए हैं। लोग भिड़ जाते हैं पोचर्स के साथ और उसमें अपनी जान गँवा देते हैं और उनको समाज शहीद मानता है। और सड़कों पे छोटे-छोटे टैबलेट्स और छोटे-छोटे प्रतिमाएँ इरेक्ट करके उनको वेनरेट भी बहुत करता है कि हाँ छोटे-छोटे जी, ये लिए हमारा। स्टैच्यू, प्लस साइज स्टैच्यूज उन शहीदों की लगी रहती है वहाँ। जी, जी, जी। आपने तो खुद देखी हैं। तो मैंने वो बहुत सारे देखे। इनफैक्ट उन शिल्प लेखों में से मैंने एक लिस्ट बनाई है शहीदों के लिए, शहीदों की लिस्ट बनाई है, और जो कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम कर रही हूँ कि ये शहीदों की लिस्ट हमें वेबसाइट पे भी अवेलेबल होनी चाहिए और उनकी सारी कहानियाँ, सारी कहानियाँ तो नहीं कहेंगे, हिस्ट्री, कहानियाँ जैसी लगती हैं जो हिस्ट्री, वो अवेलेबल होनी चाहिए। जी, सो जब ऐसी आप जिससे भी बात करें, वो पक्ष लेकर आता है धर्म का कि कोई क्यों अपनी जान दे रहा है।
ईएसजी गोल फ्रेमवर्क के लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता। जान तो सिर्फ आप जो फेथ में खड़े हैं उसके लिए दे सकते हैं, और ये जान ले नहीं रहे हैं पोचर्स की, ये अपनी जान दे रहे हैं। तो वो एक सेंटिमेंट, एक जज़्बा, एक भाव, एक सिर्फ एक फेथ से आ सकता है। एंड धीरे-धीरे काम करते-करते जब अमृता देवी बिश्नोई की हिस्ट्री और ज़्यादा डीपली पढ़ी, समाज में इतने लोगों से बात करी, तो समझ में आया कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ये समाज 550 साल से खड़ा है। इसीलिए खड़ा है क्योंकि वो उसको अपना धर्म मानता है। वो कंप्लायंस के लिए नहीं खड़ा, वो लॉ के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने धर्म के साथ खड़े हैं। एंड उसके बाद इंडिया में सेक्रेड फॉरेस्ट्स भी बहुत हैं, सेक्रेड ग्रूव्स भी हैं, जगह-जगह जहाँ पे कोई डेटी मानी जाती है कि ये देवबन है, ये ओरण है। लोक ओरण देव हन लोक देवता जिसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हाँ जी। तो जहाँ पे भी फॉरेस्ट बचे हैं, वो किसी चेंज लैंड यूज़ से नहीं बचे हैं, वो बचे इसलिए हैं क्योंकि कोई माना जा रहा है कि वो उनको कोई डेटी प्रोटेक्ट कर रही है। सो धर्म का रोल इन नेचर प्रोटेक्शन बहुत उभर कर आया इस रिसर्च में। धर्म को आस्थाओं के साथ देखें तो मतलब जान देना तो बड़ी बात है, लेकिन यदि आप राजस्थान गए हों और देश के दूसरे इलाकों में गए, जैसे राजस्थान का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पानी की सबसे ज्यादा कमी होती है, उस जमाने में तो जी, बहुत थी, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो बहुत सारे गाँवों के बाहर और शहर बीच में उन्होंने पानी की खोलियां, जिसे बोलते हैं वो खोली बोलते हैं, वो बना रखे हैं जानवरों को जी, पानी पिलाने के। जी, उसमें वो पानी लाकर डाल रहे हैं, जिस जी, राजस्थान में एक एक पानी की कमी हो वो पानी वहां डाल रहे हैं। और लोक देवताओं का आपने जिक्र किया हो, रामदेव रा है, लोक देवता है, लोक पर्व है, तो वहां पीपल हो, बड़ हो और जो पेड़ पौधे हैं उनको पूजा जाता है। पूजा जाने का मतलब है कि आप उनको नहीं काटेंगे। जी। ये भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली धर्म कह सकते हैं इसको, नेचर बिल्कुल, के तौर बिल्कुल। पर बात एंड कर ये सकते धर्म से इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमें हमारी तो ये मान्यता है ना कि जब स्केर्सिटी होगी, तो इंसान के ईट और बी ईटन के माइंडसेट में चला जाएगा। हमें बहुत जगह हमें सुनते हैं, समझते हैं कि स्केर्सिटी है, बैरन लैंड्स हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, खाने की कमी है। तो इससे तो एक अग्रेसिव एटीट्यूड फोस्टर होना चाहिए, एक मेंटालिटी जो हम डेज़र्ट में लोगों की मानते हैं कि वो ऐसा है कि उनके लिए नेचर नर्चरिंग नहीं है। उनके लिए तो हार्शनेस है। बट यहाँ ऐसी परिस्थिति में भी वो कैसे नेचर को नर्चरिंग के रूप में देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इट लीड्स बैक टू द धार्मिक ओरिएंटेशन जो उनकी आती है। जी। एक सवाल जो बार बार होता है, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट क्या एक दूसरे के दुश्मन है, क्या एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? अक्सर जी, मिनिस्ट्रीज में भी ये होता है कि वाइल्ड लाइफ ने या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस नहीं दी, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सरकारें अक्सर कहती रहती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। सरकारें जब डेवलपमेंट पे काम करती हैं तो एनवायरमेंट वाले उनको रोकते हैं। इसमें एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है, दुनिया भर में चलता है, हिंदुस्तान में भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक सिंसियर एफर्ट पर कुछ काम किया जा सकता है कि दोनों साथ साथ चल सके? डेवलपमेंट को भी नहीं रोकना, लेकिन जैसे आपने कहा कि अमेजोन के जंगल में मैंने वो देखा है, डीप फॉरेस्ट है, तो उस जंगल में, वहां का जंगल तो, वो अमेजोन तो बहुत बड़ा जंगल, लेकिन यहाँ पर जो रोज हाईवे की खबरें आप बता, तो रोज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं हाईवे। जी, हर दिन कुछ हाईवे होते हैं जिनको समर्पित कर रहे हैं, और उनके साथ साथ जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। इवन जंगल नहीं है, जो साथ में पेड़ होते थे उनको, पेड़ को नया उगाने की बात है, लगातार हजारों हजार पेड़ एक दिन में काट दिए जाते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, या फिर डैम्स को लेकर बात होती है कि बड़े डैम्स बनाए जाएंगे, छोटे डैम्स बनाए जाएंगे, पावर प्लांट्स को लेकर ये बात होती है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? क्या दोनों साथ चल सकते हैं या दोनों एक दूसरे के कंट्रोल दुश्मन? जहाँ तक मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट का तरीका हमने अपनाया है, या जो डेवलपमेंट की डेफिनिशन जिसको हम देखें, जिसको लेके हम चलते हैं, वो नेसेसरीली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एनवायरनमेंट के साथ। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम क्लीन हवा को डेवलपमेंट में फैक्टर नहीं कर रहे हैं। हम क्लीन पानी को, ओपन स्पेसेस को डेवलपमेंट में फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी डेवलपमेंट की डेफिनिशन की कमी हो रही है कि हम कैसे मॉल बनने को, सड़क बनने को और कंज्यूमरिज्म को डेवलपमेंट बता पा रहे हैं, पर हम उसके साथ की जो हवा दूषित हो रही है, हम उसको डेवलपमेंट में नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो ये हमारी, मेरे ख्याल से डेफिनिशन चेंज होनी होनी बहुत बहुत आवश्यक है कि उसके, जब हम डेफिनिशन चेंज करते हैं किसी की, पॉलिसी विल फॉलो, पॉलिसी वहां से चलती है।
पर अगर हम उसको डिफाइन ही गलत तरीके से करेंगे तो नेसेसरली पॉलिसी में हमें कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगी दिखेंगी। तो कहीं न कहीं मैं ये 3 चीज़ें देखती हूँ कि जहाँ आप हवा की बात करें, जहाँ आप ज़मीन की बात करें, जहाँ आप ग्रीनरी की बात करें और पर्सनल हेल्थ की बात करें। अगर ये खो रही है इन परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट तो वो गोल गलत है। एंड इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आई थिंक हमारे डेवलपमेंटल गोल्स गलत हैं। ये खाली-खाली जीडीपी से ड्रिवन कैसे हो सकते हैं? जीडीपी में भी एक ग्रीन लाइन की बहुत आवश्यकता है। सांस लेना तो जरूरी है ना वैसे भी, लेकिन सांस लेना जरूरी है, करेक्ट। की जो कहानी है जिसे आप हम लोग पढ़ते हैं, तो आप जैसे बड़े लोग, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है कि डेवलपमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं। जब केदारनाथ जाते हैं और हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, हर 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो वो तो अनुलाल जैसे बड़े लोगों के लिए उतर रहा है। पहले जब लोग केदारनाथ की यात्रा करते थे तो वो उससे ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा ना वहां पर, उस समय उसके पहाड़ों को नुकसान नहीं हो रहा, उस समय उसके एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा था, लोग पैदल जाते थे तो अपनी स्पीड से वहां पहुंचते थे। आज वो सूरज कुंड का मेला हो या केदारनाथ का, एक जैसा ही लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जो ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं वहां पर ये है कि जो अनु जी की बड़ी गाड़ी है वो सीधी पहुंच जाए। अनु जी का मतलब मैं बड़ी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, ये नहीं जो मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है भी नहीं वैसे। डेवलपमेंट का नाम दिया एनवायरमेंट के खिलाफ, ये सच नहीं है। पर बात फिर वहीं पर आती ना त्रिवेदी जी कि हमने गोल क्या था, वो यात्रा जब आप केदारनाथ की जा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, उसका महत्व क्या था। उसका लक्ष्य था कि हम अपने सांस पे नियंत्रण करके, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करके इतनी लंबी यात्रा लेकर जा रहे हैं। उसका एक गोल था कि हाँ जी, हम वहां पहुंचेंगे और हम उसको, उस यात्रा को अपने इंद्रियों के के कंट्रोल को वहां पे समर्पित करेंगे। ओरिजिनली योगिक गोल तो वो था। योगिक गोल उसको टच करके आना नहीं था। मगर आज ऐसे ट्रिक्स का पार्ट रही हूँ जो कि डायमॉक्स खा के अपनी खाने पे कंट्रोल नहीं है, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं है और फिर कोशिश कर रहे हैं कि नो आई हैव टू स्ले दैट माउंटेन। नो, दैट माउंटेन वाज नेवर सपोज्ड टू बी स्लेड। हमें हमें उसको अपने अर्पण करना था, अपनी जीवन शैली। एंड सिर्फ वही लोग वहां पे जा पाएंगे जो ये जीवन शैली जी रहे थे, जो ये सांस पे नियंत्रण, खाने पे नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर पा रहे थे। अब उस वो गोल निकल गया। अब वो एक कंज्यूमरिस्ट गोल बन गया कि हाँ, मुझे वो पीक टच कर आना है। पीक टच कर आने से तो कोई फायदा वैसे ही नहीं था। लाभ जर्नी जर्नी में था और वो जर्नी जर्नी का स्लो थी, पिलग्रिमेज थी वो। इट वाज नॉट बिल्कुल अ वेकेशन, इट वाज अ पिलग्रिमेज। बट हमने वो पिलग्रिमेज का एक तो भाव निकाल दिया, उससे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। जब हमें ही बेनिफिट नहीं हो रहा एज एन इंडिविजुअल, तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो अगेन आई गो बैक टू द गोल कि उद्देश्य क्या था उसका। नहीं, तो वही बात है। तो फिर से आता हूँ, मैं कोई अमीरों और बड़े पैसे वालों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जैसे मैं भी खिलाफ हूँ। माइनिंग की बात करते हैं, हमने सब चीजों को अपने जो शौक है, अपनी जो सुविधाएं, उसको डेवलपमेंट का नाम दे दिया। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूँ। माइनिंग जो हो रही है जिस इलाके में हो रही है, वो तो जो माइनिंग कर रहे हैं वो तो बेचारे झोपड़ी में ही रह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो माइनिंग आपकी हवेली के लिए पत्थर चाहिए, आपको अपनी इमारत बनानी है, आपकी फैक्ट्री बनानी है, आपकी टाइल्स बनानी है, उसके लिए चाहिए। और आप उस गरीब को इसका नाम डेवलपमेंट दे रहे हैं और उससे पूरा का पूरा एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है। एक झूठ तो ये है। दूसरे झूठ पर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिटर हूँ, हो सकता है, माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह से न तो एमबीए किया हो न लॉ किया हो कि बातों को सीधे सीधे घुमा कर करूँ मैं। जलेबी भले ही मुझे पसंद हो, बातों में नहीं है जलेबी। तो एक ये जो वेस्टर्न व्यू आपने कहा कि जब आप बिजनेस क्लास में एक बड़े 7 स्टार होटल में एनवायरमेंट पे चर्चा करते हैं, तो कितनी ईमानदार चर्चा। आप एनवायरनमेंट से हट के जब एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे तो वो तो सिर्फ जार्गन ही बन गई ना। उसमें तो कोई मतलब वो चेक बॉक्स बन गई, सस्टेनेबिलिटी एक चेक बॉक्स बन गई, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई। उसका कोई रियलिटी से कोई सरोकार रहा नहीं। उसका कोई आपने 5 स्टार की बात करी, यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस दुबई में होती है, 644 प्राइवेट जेट्स आते हैं। अब वो अब कितना टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है वहाँ कार्बन उड़ाते हैं। डाइऑक्साइड, और उसी एमिशन पर चर्चा करते हैं वहां। उसी एमिशन पे चर्चा करते हैं। तो ये हम तो ह्यूमंस नेक्स्ट लेवल बेवकूफ
बन रहे हैं या लोगों को बना रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं, आई रियली डोंट नो। और जहाँ आपने माइनिंग की बात करी, मुझे लगता है कि कहानियाँ एसेंशियली बदलती नहीं हैं, हिस्ट्री एसेंशियली बदलती नहीं है। जो वो जोधपुर के राजा थे, जो अमृता देवी बिश्नोई के यहाँ आए खेजड़ली में पेड़ काटने आए थे, वो जुदा भी तो बना अपना भवन ही एक्सपैंड कर रहे कहानी थे। कहानी वही थी। कहानी वही थी, कहानी बदली नहीं एंड कहानी चिपको आंदोलन में भी नहीं बदली। पेड़ जो काटने आ रहे थे, यही महिलाएँ थी जो चिपक गईं चिपक इनके साथ। ऑफ कोर्स बाद में ये पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और हमने वी नो इट मोर एज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, बट जो ओरिजिनली जो विलेजर्स थे, वो वही लेडीज़ थी जिनको पानी भरने जाना था। और वो कनेक्शन देख पा रही थी कि जब पेड़ कटेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा, हमारे जंगल कट जाएँगे तो हमारे को बहुत असुविधा होगी। वो वही देख सकता है जो जंगल के साथ जुड़ा है, और तो कोई नहीं देख सकता। और कहानी फिर भी नहीं बदली कि उधर ताम्रपत्र दिया राजा ने खेजड़ी विलेजेस को कि हाँ, यहाँ ट्री लॉगिंग खेजड़ी नहीं होगी। और इतने साल बाद इंदिरा गांधी जी ने वही 20 इयर्स का मॉरेटोरियम दिया कि हाँ जी, अब यहाँ पेड़ नहीं कटेंगे। तो इसेंशियली कहानी बदली नहीं। कहानी बदली नहीं, लेकिन एक और सवाल फिर से समझना चाहता हूँ। खेजड़ली की बात करें, चिपको आंदोलन की बात करें, ब्लैक बक की बात करें, तो इससे क्या आप बड़े एनवायरमेंटलिस्ट बन जाएंगे, या इससे बेहतर है कि दुबई में जाके रियो द जेनेरियो क्या है जो भी नाम है बड़ा शहर का, वहां जाकर कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं, बड़े पुल की बात कर रहे हैं, तब आप एनवायरमेंटिस्ट बनेंगे? ये जो जहालत है खेजड़ली से रियो द जेनेरियो, जहालत इज द वर्ड जी। कैसे आप इसको देखते? सॉरी, अगेन सॉरी। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल जहालत इज़ द वर्ड। मतलब एक्चुअली मैं इसको ग्रीड से देखती हूँ। जब इंसान एनवायरनमेंट के साथ रहता है तो वो नेसेसरीली ग्रीडी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास है। मगर हमें अब इतना इनसेन अमाउंट ऑफ कंज्यूमरिज़्म है, हमें सभी कुछ चाहिए। इतना कुछ चाहिए जितना हम पचा नहीं पा रहे हैं, इतना कुछ चाहिए जो हम आगे की जनरेशंस को विरासत में भी नहीं छोड़ना भी नहीं चाहते। इतना भी नहीं देना चाहिए जितना हम उसको संजो-संजो के रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टोरी ह्यूमन ग्रीड की बनती जा रही है। ये ह्यूमन, हाँ जी, जहाँ तक जो लोग नेचर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, वो ग्रीडी नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है। वो एक माइंडसेट से चलते हैं कि हाँ, देयर इज़ इनफ। जो अब का माइंडसेट है, जो आज का मॉडर्न डे माइंडसेट है, सब कुछ होने के बाद भी आई थिंक वी हैव अ वेरी पुअर माइंडसेट। हम एक गरीबी के माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि हाँ, आज मेरे पास बड़ी गाड़ी है, कल मेरे पास 2 और होंगी कि नहीं? या मुझे और चाहिए कि नहीं? आज मैंने ये खाया है, कल मुझे थाई खाना है, परसों मुझे इटालियन खाना है। हम एक बहुत ग्रीडी माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं, और व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉवर्टी माइंडसेट, नॉट फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। एक और छोटा सा सवाल जो हम लोग एनवायरनमेंट के नाम पर करते हैं, कि जितनी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, विद रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये नहीं है कि मैं जी, उनके खिलाफ कोई लड़ा कर रहा हूँ, सब लोग ऐसा समझेंगे कि ऐसे लोग हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, हमारे सेमिनार्स का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सेव द अर्थ, जी, सेव द एनवायरनमेंट। मतलब ये जो एहसान हम पृथ्वी को बचाने का कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने का कर रहे हैं, वो तो अपने आप निपटेगी। असल बात तो ये कि आपको बचना है उस बहाने से। जी। यदि आपने एनवायरनमेंट को सेव नहीं किया, आपने पृथ्वी को सेव नहीं किया, आपने पानी को सेव नहीं किया, आपने पेड़ों को सेव नहीं किया, खुद कैसे बचोगे? तो ये जो खुद को बचाने की एक्सरसाइज को आपने एहसान कर दिया क्लाइमेट पर, एनवायरनमेंट पर, अर्थ पर, सी पर, इसको कैसे आप देखते बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसको वर्ड किया कि एनवायरनमेंट को बचाने का हमने एनवायरनमेंट पे एहसान कर रहे हैं। एक्चुअली हम अपने हैं? पे आप एहसान ऐसा कर रहे नहीं हैं। करेंगे कि हम एनवायरनमेंट बचा रहे जी, जी। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज़ कि हम नहीं बचेंगे एंड पृथ्वी का एक दिन मन करेगा ऐसे करके सारे ह्यूमन्स को हैं। निकाल देंगे कि भई यू आर कंज्यूमिंग टू मच। एक मिनट लगेगा। एक 1 मिनट लगेगा, वो एक क्षण की बात है। हमारा कोई एहसान नहीं है पृथ्वी पे, पृथ्वी का हम पे एहसान है कि अपनी गोद में हमें शरण दी हुई है। सो वो तो एक बात है। और जहाँ तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात है, मैं ये कहूँगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए। जो अब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, समिट्स पे जाते हैं, अब ये किताब के बाद मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है। जहाँ पे भी हम जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, एक मेज़
पड़ा होता है सामने, उसमें 4 बॉटल प्लास्टिक की रखी होती हैं। जिस होटल में हमें ठहराते हैं, हम वापस आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। से बनी हुई टेबल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक सारा यूज़ होता है होटल्स में। हम पन्नियाँ जो हैं वो वेजिटेबल सेलर्स की बैन कर देते हैं। बट जो प्लास्टिक की बॉटल से हम पानी पीते हैं, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, किसी भी हाई एंड ओकेज़न पे चले जाइए, वो इतना सा ग्लास आपको थमा देते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का करने के लिए। ये कहाँ अंत होगा? एट द एंड ऑफ द डे हम सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल देखें। हर एक इंसान अपना लाइफ़स्टाइल देखता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ऑडिटोरियम्स में हो रही है जिसमें एसी चल रहे हैं, कितने टन के एसी चल रहे हैं, कितना कार्बन एमिशन। क्यों नहीं करते आप जंगल में जाके खुले में? जंगल में ही क्यों, बाहर क्या हम बाहर भी खड़े हो सकते हैं? तो सही पैदल। जी, हम पेड़ लगाने की बात करते हैं, क्या हम बाहर भी खड़े होके ये बात कर सकते हैं? नहीं, मोस्ट खुले एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कर सकते। एनवायरमेंट की बात ओपन एनवायरमेंट में नहीं करते ना। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। एनवायरनमेंट की बात ओपन एनवायरनमेंट में नहीं करते, एनवायरनमेंट की बात क्लोज्ड एयर कंडीशन्ड रूम्स विद प्लास्टिक वाटर बॉटल्स करते हैं। ये विडंबना है हमारी एनवायरमेंटल थॉट की। चलिए अनु जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत बातें हो सकती है इसमें, लेकिन मैं बिल्कुल। ज्यादा जानकारी नहीं खाना चाहता आपके जो विद्वान मित्र हैं उनसे, इसलिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। मैंने बहुत एन्जॉय किया जी ये कन्वर्सेशन। फिर से बधाई देता बहुत हूँ, अच्छा लगा। कोशिश करता हूँ लोगों को कहता हूँ कि एक बार पढ़ेंगे तो सच समझ में आए। इस कहानी को जरूर, बहुत कहानी जो है ना आपका, हो सकता है जिंदगी को बदलने का या नजरिया बदलने का कम से कम कुछ काम कर। इतना भी करेगा तो मैं अनु की जो एक्सरसाइज है उसको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया पिताज साहब को भी जिन्होंने ये पब्लिश की, और मैं सबसे कहूंगा कि इस किताब को जरूर। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आपने वो सवाल पूछे जो शायद किसी ने नहीं पूछे या सोचा नहीं पूछने का, तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट।